morning, everyone. This is the part 8 of chapter number 6, which is how forces affects motion. तो बेटा अब तक हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनके बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों में रिलेशनशिप्स क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों की रियल लाइफ इम्प्लीकेशन क्या है कि रियल लाइफ को में वो लॉज कहाँ काम आते हैं। हम इन सब के बारे हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, हम न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बेटा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों लॉ ऑफ मोशन रियली रियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं फिर। सो या देयर इज अ कार्टून कैरेक्टर हियर। सो इट शोज लाइक ही इज पुशिंग द वॉल। वो इंसान एक दीवार को धक्का दे रहा है, ही इज पुशिंग द वॉल, दैट्स द एक्शन। बट क्या होता है, दीवार भी वापस इस इंसान को धक्का देती है इक्वल फोर्स पे, ठीक है। सो न्यूटन का फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन दो इंपॉर्टेंट वर्ड पे डिपेंड करता है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो Newton's third law of motion, it says that an action has an equal and opposite reaction. जो न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा वो क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that every action has an equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. Opposite reaction. बेटा ये न्यूटन के थर्ड लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। हम इसमें हर एक वर्ड को समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे कि हर एक एक्शन का उसके बराबर उसका उल्टा एक रिएक्शन होता है, ठीक है। यही चीज़ न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है और हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो हम सबने फुटबॉल खेला है हमारे ग्राउंड में, राइट। फुटबॉल होता है, एक प्लेयर होता है, वो आता है फुटबॉल को किक करता है, ठीक है। ही और शी किक्स द फुटबॉल। बेटा किक करने के लिए एक फोर्स लगाता है वो इंसान, ठीक है। तो फोर्स फुटबॉल पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द राइट साइड। अब क्या होता है, जो फुटबॉल होती है ना बेटा वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है हमारे पैर के ऊपर, ठीक है। वो भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है हमारे पैर के ऊपर, ठीक है। सो जो एक्शन है बेटा इस केस में क्या है, जो फोर्स हमने लगाया है बॉल के ऊपर वो हमारा क्या है, एक्शन। और रिएक्शन क्या है बेटा, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है फुटबॉल के कारण हमारे पैर पे, वो हमारा क्या है, रिएक्शन, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलते हो, आप चेक करना चाहते हो कि उसके अंदर जो हवा है, एयर है, वो कम है ज़्यादा है, आप क्या लगाते हो, आप आपके दोनों हाथ यहाँ रखते हो, उसको प्रेस करते हो, राइट। तो आप देखते हो कि फुटबॉल जब प्रेस होता है ना वो वापस, जैसे हमने थोड़ा कंप्रेस किया, दबाया, फुटबॉल वापस पुश करता है आपके हाथ को पीछे की तो वापस अपनी शेप में आ जाए। तो हमने जो पुश किया, उसको प्रेस किया बेटा, वो एक्शन था। फुटबॉल उल्टा ही फोर्स आपके हाथों पे लगाता है, वो आपका क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। चिंता मत करिए, पहला एग्जाम्पल है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव डिस्क्राइब्ड हाउ एन ऑब्जेक्ट बिहेव्स व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि किसी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट फोर्स लगता है, न्यूटन के सेकंडों में हमने पढ़ा था, तो क्या होता अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो मोशन पे आ जाता है, मोशन पे था तो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। बट रिमेंबर, at least two objects must interact for a force to come into play। देखो क्या होता है बेटा, मोस्टली जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं ना, तो देखो दो ऑब्जेक्ट ना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने चाहिए। जैसे इस केस में क्या है, आपका पहला ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका फीट, ठीक है। ये दोनों जब कॉन्टैक्ट में आएंगे, जब आप उसको किक करोगे बेटा, कॉन्टैक्ट में आए, एक दूसरे से संबंध बनाया इन्होंने, तो तभी जाके जो फोर्स था बेटा जो हमारी टांग के अंदर था वो फुटबॉल में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। सो नेट फोर्स को प्ले में आने के लिए, एक्शन में आने के लिए हमें दोनों ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा। ये है कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस की। बट मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या फिर ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो इनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को ना डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भाई ईंट है या फिर आम है, आपने ज़मीन पे फेंक दिया, उसको पत्थर था, तो बेटा अपने बिना ज़मीन को टच किए वो अपने आप नीचे गिर जाता है, ठीक है। बिकॉज वो हवा में भी होगा, कहीं पे भी होगा ना, धरती उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है ना।
So haven't you noticed that when you push a ball with your foot, you feel a force applied by the ball back on your foot? Yeah, हम महसूस करते हैं। अगर हम बॉल को किक करते हैं तो हम हमें महसूस होता है कि बॉल का भी इम्पैक्ट आया हमारे फुट पे, हमें चोट भी लग जाती है बॉल को किक करते हुए, राइट? वही क्या था, रिएक्टिव फोर्स था। ऐसे अगर हम वॉलीबॉल या फुटबॉल को हाथ से प्रेस करते हैं उसकी हवा चेक करने के लिए, तो बॉल हमारे हाथ पे वापस फोर्स लगाता है। गोल बॉल थी, वो हल्की सी हमारे हाथ से पिचक गई, सॉरी वेरी बैड शेप, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ऐसे मान लो थोड़ी सी पिचक गई हमारे हाथ से, दोनों हाथ से, वो वापस इसी स्टेट में आ जाती है, ठीक है। सो इट इज़ नेचुरल टू आस्क हाउ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर अफेक्टेड इन दिस प्रोसेस। देखो, जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं, फोर्स का ट्रांसफ़र होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस फोर्स के कारण, ठीक है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा इसी चीज़ को एड्रेस करता है कि हाउ कॉन्टैक्ट फोर्सेस अफेक्ट्स कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट बोथ, ठीक है। कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स काम कर रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, तो वो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं चीज़ें, ठीक है। मान लो एक व्हील चेयर है, एक व्हील्ड चेयर, नॉट व्हील चेयर, एक चक्के वाली कुर्सी है ऐसे वाली, ठीक है। एंड एक बहुत भारी हैवी टेबल है जिस पर आप काम कर रहे हो और आपके दोनों हैंड है। तो आपको क्या करना है भाई, देखो, आपको अपने पैर ऊपर मुंह उठा लेने, ये पैर थोड़े ज़मीन से ऊपर रखना, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाथ लगा के आप इसको पुश करना चाह रहे हो टेबल को। तो आप देखोगे जिस फोर्स से अपने टेबल को पुश किया ना, तो टेबल भारी था, टेबल मूव नहीं हुआ, बट आपकी चेयर पीछे खिसक जाएगी, राइट? क्योंकि भाई आपका टेबल बहुत भारी है, आप उसको पुश नहीं कर पाओगे, और आपके जो चक्के हैं बेटा वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको पुश किया इस दिशा में, ठीक है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द गर्ल ऑन द टेबल, दिस दिशा में रेड वाला, तो क्या होगा, उसी इक्वल फोर्स से जो टेबल है बेटा वो आपके ऊपर ही फोर्स लगाएगा, और उसके कारण क्या होगा बेटा, अगर आपके पैर ऊपर होंगे ना, तो आपका जो ये चेयर है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगी। आप अपने घर पे ट्राई करके देखना है वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या है कि आपने क्या किया, थोड़े दूर हो गए चेयर से, तो आपने टेबल का किनारा पकड़ा, उसको अपनी तरफ खींचा, पुल किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, टेबल तो नहीं खिसकेगा आपकी तरफ, पर क्या होगा, आप टेबल की तरफ खिसक जाओगे, क्योंकि आप आपका जो फोर्स था, जिस आपके ऊपर जो फोर्स टेबल ने लगाया है बेटा, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी चेयर के टायर के अंदर। आपके चेयर के टायर आपके टेबल के टूवर्ड्स मूव करेंगे, आप उसको अगर पुल करोगे, अगर आप उसको पुश करोगे तो वो अवे मूव करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको, आई होप कि न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आ रहा हो। देखो इस केस में दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहला है हमारे इंसान लड़की, दूसरा हमारे हैवी टेबल, ठीक है। फर्स्ट केस में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये लड़की फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर इस दिशा में, राइट साइड में, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेबल लगा रहा है उस लड़की के ऊपर राइट डायरेक्शन में, ठीक है। ये उसका रिजल्ट क्या होगा, ये चेयर आपकी दूर मूव कर जाएगी क्योंकि टेबल भारी है भाई। सेम दूसरे दूसरे केस में क्या है, ये लड़की फोर्स लगा रही है, इस टेबल को पकड़ने तक खींच रही है इस दिशा में, उसका रिजल्ट क्या होगा, टेबल आपको राइट दिशा में फोर्स लगाएगा, ठीक, सॉरी, टेबल आपका लेफ्ट दिशा में फोर्स लगाएगा और आपकी चेयर क्लोज आ जाएगी आपके टेबल के। आपने ये बहुत बार करके देखा होगा, आपके टीचर को करते हुए देखा होगा क्लास में, ठीक है, या आपके घर पे अगर चक्के वाली कुर्सी हो तो ये चीज़ करके देखना दीवार के पास जाके, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा इस चीज़ का, इस एग्जाम्पल का। सो ईच टाइम यू अप्लाई ए फोर्स ऑन द टेबल, जिस भी टाइम हमने टेबल के ऊपर एक फोर्स लगाया, द टेबल अप्लाइड अ फोर्स बैक ऑन यू, टेबल ने भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर वापस से लगाया, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। अगर हम इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं टेबल के ऊपर, तो टेबल उल्टी दिशा में हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। चिंता मत करो, हमें कैसा पता चला कि फोर्स इक्वली लगता है उल्टी दिशा में, हम उसके बारे में भी हम कंफर्म कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अगर हम टेबल पे राइट दिशा में लगाते हैं तो टेबल हम पे लेफ्ट दिशा में फोर्स लगाएगा। सो इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है भाई, लाइक बहुत ज़्यादा, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की लाइक जो रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है ना। हाउ यू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, कि हम आगे कैसे चल पाते हैं, जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं हमारे पैर ज़मीन पे रब होते हैं, फ्रिक्शन लगता है, हमारे पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। देखो नॉर्मली अगर हम बाइसाइकिल चलाते हैं,
तो क्या होता है, हम बाइसिकल पर बैठते हैं, हम पैडल को आगे तरफ पुश करते हैं, ठीक है, और हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं विद आवर फीट, राइट, and your feet applies a force on the ground and the ground applies an equal opposite force on you and you're pushing the bike. बहुत कच्ची पच्ची, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई है, खच पच कर रखा है बहुत ज़्यादा ना। देखो क्या है, मान लो भाई आपकी साइकिल की चैन उतर गई, अब आपको घर जाना, आप चैन नहीं चढ़ा सकते, तो क्या करोगे, आप साइकिल का हैंडल पकड़ोगे और धीरे धीरे आप उसको आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो क्या होगा, आपने साइकिल के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक, तो साइकिल आगे की तरफ मूव करेगी। बट आप चलने के लिए क्या लगाते हो, आप ना चलने के लिए ग्राउंड के ऊपर पैर रखते हो और पीछे की तरफ पुश करते हो, हमेशा पीछे की तरफ आप ये पैर से, इस पैर से आप हमेशा पीछे की तरफ पुश करते हो ग्राउंड को, ठीक है। योर फीट पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा ये आपका फोर्स है जब आप लगा रहे हो ग्राउंड के ऊपर, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, आपको आगे पुश करेगा, आपको आगे मूव करने के लिए पुश करेगा। द ग्राउंड पुशिंग द राइडर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके साथ साथ साइकिल भी है जिसको पकड़ रखी है, तो साइकिल भी आपके साथ साथ आगे मूव करेगी। देखो जब भी हम तैरते हैं, कोई भी इंसान अगर तैरना सीखता है बेटा, वो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे की दिशा में ऐसे चलाता है ना, ऐसे ऊपर से नीचे बैक पानी को पीछे पुश करता है और वो आगे बढ़ जाता है। कैसे, इस इंसान ने अपने हाथ से पानी के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो पानी ने इस पर फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये इंसान आगे मूव कर जाएगा। सेम आप अपने पैरों से जो ग्राउंड है बेटा उस पर पीछे की दिशा में फोर्स लगा रहे हो और उसके दरमियान उसके रिजल्टेंट क्या होगा, आपकी साइकिल आगे की तरफ मूव करेगी, आपके पैर आगे की तरफ मूव करेंगे। जब भी हम वॉक कर रहे हैं एट द सेम टाइम सेम थिंग हैपन, जब हम बिना साइकिल के अगर सिंपली वॉक करते हैं क्या करते हैं, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स विद आवर फीट। हम ग्राउंड को पीछे की दिशा में धकेलते हैं हमारे पैर की मदद से, एंड द ग्राउंड पुशेस बैक ऑन योर फुट। तो ग्राउंड क्या करता है, आपके पैरों के ऊपर भी फोर्स लगाता है, बट जो पैर पर फोर्स लगा रहा है बेटा, जो आपका ग्राउंड है, वो आपको ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, एंड दिस रिएक्शन फोर्स इज फ्रिक्शन। ओके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, बट लेट्स सिंप्लीफाई इट। देखो जूम करते हैं इसको, ये आपका पैर है, आपने पैर को रखा और ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, बैकवर्ड फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे इस सतह के पास ग्राउंड और आपके जूते के बीच में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, ये अपने बैकवर्ड फोर्स लगाया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना बेटा, जब ग्राउंड पुशेस बैक ऑन योर फीट एंड मूविंग यू फॉरवर्ड, तो क्या करेगा, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स बेटा जब आपके पैर के बीच में लग रहा है, वो आपको आगे की तरफ धकेलेगा, आपको आगे चलने के लिए पुश करेगा। सो फ्रिक्शन हेल्प अस टू मूव rather देन opposing us। फ्रिक्शन हमें मूव करने में हेल्प करता है इस दिशा में, इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा, वो हमें मूव कराता है। इन जनरल फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को, मूवमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट के रोकता है। बट इस केस में क्या हुआ है, देखो लाइन टू लाइन फिर से समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो व्हेन वी वॉक और रन, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद अवर फुट। जब भी आप चलते हो देखना, अपना अपना पैर को पीछे की तरफ धकेल तो ग्राउंड पे रख के, ठीक है, द ग्राउंड पुशेस बैक ऑन योर फुट, और ग्राउंड आपके पैर को भी पुश करता है उसी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की दिशा में। आप अगर ग्राउंड को बैकवर्ड धकेलते हो तो ग्राउंड आपको फॉरवर्ड धकेलता है, ग्राउंड आपके पैर पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशिंग अ पर्सन फॉरवर्ड। दिस इज द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द ग्राउंड, जो बैकवर्ड है। और जो फोर्स ग्राउंड आपके पैर के ऊपर लगाता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उसकी सहायता से ही आप चल पाते हो, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट यू आर एबल टू वॉक, इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको फॉरवर्ड पुश करता है और आपका पैर आप बैकवर्ड पुश करते हो, ठीक है। चलो भाई, फ्रिक्शन, इसकी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है या फ्रिक्शन है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो कभी आपने सोचा है कि वाई डू अवर शूज हैव ग्रूव्स और टायर्स हैव थ्रेड्स, कि जो हमारे जूते होते हैं या चप्पल होती है उसमें खांचे बने होते हैं उसकी सोल के ऊपर, और टायर के अंदर भी से ट्रेड लाइंस बनी होती है, ऐसे लाइनें लाइनें बनी होती टेढ़ी मेढ़ी, देखो ऐसे दिस ग्रूव्स। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये पैर के ऊपर, सोल जूते के ऊपर और हमारे टायर के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर्स क्यों बनी होती है, कभी सोचा आपने कि क्या होगा और वो हम ऐसी चीज़ें बना ही नहीं और सिंपल प्लेन छोड़ दे हमारा जूते का निचला हिस्सा या टायर भी,
तो क्या होगा बेटा, हम चल नहीं पाएंगे, हमारे अंदर अच्छा ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब क्या, जैसे आप इसको नॉर्मल प्लेन चप्पल पहन के, गीली चप्पल पहन के अगर आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करोगे ना, तो जो आप फोर्स आपके पैर के ऊपर ग्राउंड लगाएगा ना, आपको स्लिप कर देगा, आप लगा ही नहीं पाओगे, आप फिसल जाओगे। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन पुशिंग यू फॉरवर्ड ओनली वर्क्स इफ देयर इज इनफ ऑफ इट। मतलब क्या, फ्रिक्शन आपको तब तक ही आगे पुश कर सकता है अगर फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। अगर फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, था जब स्ट्रक्चर्स या सरफेस रफ होती है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट व्हेन द सरफेसेस आर रफ। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट, बेटा फ्रिक्शन फोर्स तब भी एग्जिस्ट करता है when the surfaces are rough, when the surfaces in contact are rough। जब दो सतह जो आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, वो रफ हो, वो खुरदरी हो। अगर मान लो आपका चप्पल खुरदरी नहीं है, आपका जूता खुरदरा नहीं है नीचे से ना, अब ग्राउंड अगर प्लेन है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं इनफ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपने पैर से पीछे ग्राउंड को धक्का दिया, तो क्या होगा, ग्राउंड आपको पुश करेगा, आप खड़े नहीं रह पाओगे क्योंकि फ्रिक्शन कम है, तो आप गिर जाओगे औंधे मुंह या स्लिप हो जाओगे। सो द की आइडिया इज व्हेन योर फुट ट्राइज टू स्लाइड बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड, जब आपका पैर ग्राउंड के साथ पीछे की साइड पुश करता है, द फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड, फ्रिक्शन आगे की दिशा में काम करता है, ओपोजिंग दैट स्लाइड, जो हमारा ओपोजिंग फोर्स है, जो हमारा ग्राउंड हमारे पैर पे लगा रहा है ना, उसको स्लाइड में कन्वर्ट नहीं होने देता अगर वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तो। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा फुट ना सिंपली स्लाइड हो जाएगा, घसीट जाएगा, हम रपट कर गिर जाएंगे। फ्रिक्शन क्यों जरूरी होता है, फ्रिक्शन एक वर्ड होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होता है बेटा पकड़, पकड़ कि कितनी मजबूती से हम जूता को अच्छे से रख पा रहे हैं, टायर को अच्छे से रख पा रहे हैं रोड पे। अगर ट्रैक्शन नहीं होगा तो ना हम चल पाएंगे, ना हम गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। ठीक, सो द ग्रूव्स ऑन द सोल्स ऑफ द फुटवेयर इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द सोल। तो सिंपली ग्रूव्स होते हैं आपके जूते में, वो आपका ना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाते हैं, आपका जिस सरफेस पे आप वो कर रहे हो आपके जूते के बीच में। उसके कारण क्या होगा, आप अच्छे से चल पाओगे जब भी आप ग्राउंड को पीछे की दिशा में पुश करोगे। ट्रेड्स ऑन द व्हीकल टायर्स डू द सेम बिटवीन द टायर एंड द रोड, और जो हमारे खांचे टायर के ऊपर बने होते हैं वो भी सेम काम करते हैं। ठीक है, उनका काम भी सेम ही है। तो इस केस में एक्शन क्या है बेटा, हमारा एक्शन है हम ग्राउंड को बैकवर्डली पुश कर रहे हैं, दैट इज अवर एक्शन। और रिएक्शन क्या है, ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, दिस इज रिएक्शन, जिसके कारण हम चल पा रहे हैं, ये रिएक्शन है, ये एक्शन है जो हमने किया है। सो कभी आपने सोचा वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द वेट फ्लोर्स, अगर मान लो आपका फर्श गीला होता है या बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है या बर्फ़ होती है, उसमें चल नहीं पाते हो अच्छे से, गिर जाते हो स्लिप होके, क्यों? कि बेटा जब बैकवर्ड फोर्स लगा रहे अपने फुट की सहायता से, और उसके कारण ना जब फॉरवर्ड फोर्स आ रहा है, रिएक्टिव फोर्स, आपके जूते के बीच में, आपके पैरों के बीच में और आपके सतह के बीच में इनफ फ्रिक्शन नहीं है कि आपको सीधा खड़ा रख पाए, आपको आगे की तरफ पुश कर पाए, आप स्लिप हो जाते हो। सो इट्स रिस्की टू ड्राइव ऑन द रोड कवर विद स्नो, वाटर और डर्ट, मतलब मड। रीजन क्या होता है बेटा, ये सारे सरफेस ना बहुत शार्प होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत क्लीन होते हैं, तो क्या होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाते हैं। तो इसके इसमें क्या होगा कि आप जब फ्रिक्शन कम होगा ना, आप स्लिप होके गिर जाओगे। वो जो रिएक्टिव फोर्स आया था ग्राउंड को पीछे तरफ पुश करने के बाद ना, वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाया हमारे मूवमेंट में। ठीक है, अगर आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बाइक से स्कूटी से व्हीली मारते हैं, कुछ लोग व्हीली बोलते हैं, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट बोलते हैं, राइट। एंड देयर सम अदर वर्ड्स एज वेल। कुछ लोग क्या करते हैं, टायर बर्नआउट्स करते हैं। कुछ वीडियोस होगी ना, मैं आपको
पिन कर दूंगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टायर होता है बेटा, ठीक है, ये वो टायर है, ठीक है, इसका एक और लेयर होता है, मान लो इसके अंदर ग्रूव्स है, ये रफ है, ठीक है। तो इस केस में ग्राउंड के साथ इसका कॉन्टैक्ट अच्छा है तो ये इजीली मूव कर पाता है, ठीक है। बट क्या होता है कई बार ये टायर ना स्मूथ हो जाते हैं टाइम के साथ। तो इस केस में क्या होता है, अगर उसमें गाड़ी मूव करते हैं ना, आपका टायर पकड़ ही नहीं बना रहा आपके ग्राउंड के साथ ना, तो ये फ्रीली मूव करने लग जाता है उसी सरफेस, उसी पॉइंट पे स्लाइड करने लग जाती है गाड़ी। गाड़ी वहीं पे घूम रहा है, टायर गाड़ी के मूव कर ही नहीं पाई, टायर फ्री हो जाता है। टायर इतना चिकना है कि वहाँ पे इनफ ट्रैक्शन नहीं है, इनफ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। हाउ शुड वी प्रूव दैट जो फोर्स काम कर रहे हैं, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, वो इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में, हमें प्रूव करना चाहिए भाई ये। हम नहीं तो कैसे बोल पाएंगे कि भाई जो एक्शन है, हमने जिस फोर्स से फुटबॉल को किक किया है, क्या उसी फोर्स से फुटबॉल ने भी हमें किक किया, वापस पुश किया है। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये प्रूव करने के लिए हम सिंपल से एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो हमें क्या लेने हैं, दो स्प्रिंग बैलेंस लेने हैं ऐसे वाले, तो हम स्प्रिंग बैलेंस से वेट या फोर्स निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इसको, तो या हमें उनको क्या करना है, हमें दो स्प्रिंग बैलेंस लेने बेटा, ऐसे हमें दोनों के जो पुलिंग एंड है उनको एक साथ टाई कर देना, एक साथ लगा देना है, और हमें एक एंड को ना फिक्स रखना है, इस एंड को फिक्स रखना है, ठीक। और धीरे धीरे ना इस एंड से इस चीज़ को पुश करना है, सॉरी पुल करना है, इस साइड पुल करना है। मान लो इस साइड अगर आप पुल कर रहे हो तो इस साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो वाला फोर्स किस पे ट्रांसफर होगा, आपके इस वाले पे, जी ये वाला आपका बैलेंस 1 है और ये 2 है। तो बेटा बैलेंस वाले को जो नीचे वाला नोब है जिस पे वेट लगाते हैं उस पे फोर्स ट्रांसफर होगा, कौन से वाला, ये जिसे हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये इस साइड खींचेगा, ठीक है। तो केवल इसमें रीडिंग आनी चाहिए, राइट भाई, हम तो ये तो खींच ही नहीं रहे ना। हम जो हमारा सेकंड वाला है बेटा, ये वाला तो हम खींच ही नहीं रहे, इसकी सहायता से हम केवल ये वाला स्प्रिंग खींच रहे हैं। तो मान लो इसमें रीडिंग आ गई 4 न्यूटन। तो आप देखोगे भाई ये तो इसी दिशा में है, अगर आपको ये पुल करना है तो बेटा आपको इस दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ये आपने फिक्स कर दिया इस साइड, तब इस साइड आप फोर्स नहीं लगा सकते हो। बट अगर आप रियलिटी में देखते हो ना क्या होता है कि देखो, ये जिस फोर्स से आपने इसको इस तरफ खींचा ना, उतना ही फोर्स से ये इस साइड जाएगा स्प्रिंग, बट उसका इक्वल फोर्स यहाँ भी लगेगा इस स्प्रिंग के कारण, ठीक है। ये स्प्रिंग इसको भी पुल करेगा। अगर आपने यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया था ना, तो आपकी रीडिंग 5 न्यूटन यहाँ आएगी, 5 न्यूटन यहाँ आएगी। आप उसको इक्वली पुश कर पुल कर रहे हो। मतलब क्या है देखो, वी हैव टू टेक टू आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंसेस, वी हैव टू प्लेस देम हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल एंड कनेक्ट देयर हुक्स। आप सिंपली किसी चीज़ का अगर वेट मेजर कर रहे हो स्प्रिंग बैलेंस से, आप हुक पे कोई चीज़ टांगते हो तब जाके रीडिंग आती है, ठीक है। इस केस में आपने, या आप हुक को पुश करते हो फिर पुल करते हो तब रीडिंग आती है। इस केस में आपने केवल एक स्प्रिंग बैलेंस जिसको अपने इस हुक पे लटका रखा था उसको पुल किया, तो सारा इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए, केवल इस वाले हुक पे आना चाहिए भाई। बट उतना ही इक्वल इम्पैक्ट इस वाले हुक पे भी आ रहा है, तो दोनों में रीडिंग सेम आएंगी। केवल अपने फोर्स तो एक ही लगाया ना राइट साइड, राइट। तो केवल रीडिंग जो बेटा इस वाले में आनी चाहिए, बट नहीं, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की रीडिंग भी इसमें आ रही है, ठीक है। So if we pull the free end of the other's balance, what will the both scale read once they are stationary? ये आप ना रियल लाइफ में अगर आप करके देखोगे ना, अगर कोई रीडिंग होगी, कोई वीडियो होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। क्या होगा कि देखो, आपने केवल एक फोर्स लगाया है, इसको फिक्स कर दिया, नील से ठोक दो, ठीक है, फिक्स सेट। आपने इसको पुल किया भाई, तो क्या होगा देखो, केवल पुल किया ना तो सारा इम्पैक्ट इस वाले पे नहीं आएगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला इसको फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा। सो इक्वल रीडिंग्स आएंगी, इक्वल रीडिंग्स। अगर मान लो कि रीडिंग इक्वल आ रही है बेटा, दोनों स्प्रिंग बैलेंस में अगर रीडिंग्स इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स को इसको इस साइड खींच रहा है किसी n न्यूटन फोर्स से, उतना ही फोर्स ना इस वाले स्प्रिंग बैलेंस को इस साइड खींच रहा है, क्योंकि दोनों का जो वे वाला एंड है बेटा वो इस साइड है। तो आप इसको इस साइड खींचना पड़ेगा तभी जाके यहाँ रीडिंग आएगी, इसको इस साइड खींचना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे रीडिंग आएगी। तो जिस फोर्स से हम इस चीज़ को इस साइड खींच रहे हैं ना, उसी फोर्स से ये वाला जो बैलेंस है उस वाले बैलेंस को लेफ्ट साइड खींच रहा है।
सो कंक्लूजन क्या आएगा कि हम ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप कितने बिल्कुल हल्के से हल्का खींच के देख लो, इसको बहुत तेज़ी से खींच के देख लो, हर बार सेम केस देखने को मिलेगा आपको। सो बोथ स्प्रिंग balances shows the same reading. The forces they apply on each other are equal in magnitude. ठीक है, तो क्या है ये कि बेटा जितना भी फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो जैसा आप इसको इस साइड पुल करोगे ना तो ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसको इस साइड पुल करेगा और ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसको इस साइड पुल करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। सो ये अब यहाँ से हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन थी, फुटबॉल वाली ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, देन वो चेयर वाली ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी, देन हमारी स्प्रिंग बैलेंस वाली ऑब्जर्वेशन हो गई, वॉक वाली, साइकिल वाली। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट में हम इन सबको समराइज करके लिख सकते हैं कि whenever an object is exerting a force on a second object, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first object. तो निरंतर साथ साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसी सेम अमाउंट का फोर्स उस दूसरे ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा होता है। अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है तो उसी वक्त बी ऑब्जेक्ट भी ए ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर the forces always occur in pair, but remember that these two forces act on two different objects. मतलब कि क्या है, इस केस में ना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होता भाई कि आप 5 न्यूटन इस साइड लगा रहे हो, 5 न्यूटन इस साइड, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट दिशा में काम करते, नेट फोर्स 0 आता। बट इस केस में ना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ना नेट फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तभी मोशन आ रहा है, नेट फोर्स 0 नहीं होगा इस केस में। क्योंकि बेटा नेट फोर्स 0 होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने चाहिए। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। These forces are existing in pair, but they are existing on different objects. कि एक ऑब्जेक्ट पे इस दिशा में फोर्स है, उसी ऑब्जेक्ट पे इस दिशा में फोर्स है, तो दोनों ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो और एग्जांपल जिसमें हम एवरीडे एग्जांपल यूज करेंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स एंड न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बेटा, वो काम में आता है। तो क्या होता है, जो हमारे कोस्टल रीजन है, केरल साइड जो रीजन है जहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो लोग कोकोनट ट्री पे चढ़ते हैं और वो इसी एक प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या करता है, जो इंसान कोकोनट तोड़ के लाता है, द लेग्स ऑफ द पर्सन क्लाइंबिंग ए वर्टिकल ट्रंक पुशेस डाउन अगेंस्ट इट। तो मान लो ये जो भाई साहब हैं ये पेड़ पे चढ़ना चाह रहे हैं, तो ये इनके पैर हैं, पैर में रस्सी लगाते हैं फॉर द लाइक सेफर साइड की अच्छी ग्रिप बनी रहे, बट इसके बारे में नहीं जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर ना पुश करते हैं, ट्रंक जो उसका अपना स्टेम होता है ना, तना होता है पेड़ का, उस पर अपनी पैर की सहायता से नीचे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, तो उतना ही ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो इंसान को ऊपर कर देता है, ऊपर दिशा में पुश करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे हम पैरों से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स में आगे की तरफ पुश करते हैं। इसी केस में the friction force between the trunk and the leg pushes the person upward with an equal force. तो यही कि ये इंसान जिस फोर्स से जो तना है उसका पेड़ का कोकोनट का उसको पुश कर रहा है, उसके उतने ही ऑपोजिट फोर्स के साथ तना उस इंसान को अपवर्ड पुश करता है, उसकी सहायता से वो इंसान पेड़ के ऊपर चढ़ पाता है। बट कोई जो स्मूथ सरफेस वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है चढ़ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत लो होता है, तो इंसान स्लिप कर जाएगा कई बार। जैसे यूकलिप्टस के पेड़ होते हैं, यूकलिप्टस सफ़ेदा जो होता है उसके जो तना होता है वो बहुत चिकना होता है, चढ़ नहीं पाता। कोकोनट का भी थोड़ा खुरदरा होता है एटलीस्ट, तो इंसान चढ़ पाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई इंसान कनू चला रहा है, नाव चला रहा है, चप्पू वाली नाव, ठीक है, तो इंसान क्या करता है, एक पैडल से वाटर को बैकवर्ड पुश करता है। देखो यहाँ पे द पर्सन इज पैडलिंग, द पर्सन इज पुशिंग द वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो क्या होगा, वाटर पुशेस द पैडल द कनू फॉरवर्ड विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो क्या होगा बेटा, जिस फोर्स से आप पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं ना पैडल की सहायता से, पानी भी उसी फोर्स से आपको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, सिंस द टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो, पहला फोर्स किस पे काम कर रहा है, पानी पे चप्पू की सहायता से। दूसरा फोर्स क्या है, जो पानी की सहायता से नाव पे काम कर रहा है। तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ ना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने के लिए एक ही ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्स काम करने चाहिए। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट नहीं होते। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से चप्पू चलाओगे तो नाव भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चलो एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं ना। when two objects interact, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे exert equal and opposite force on each other, opposite forces on each other। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अगर ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो बी भी ए के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। मुझे एक बात बताओ, बी के ऊपर, अब इस केस में थोड़ा सेपरेट करके लेते हैं, बी के ऊपर जो केवल फोर्स लग रहा है बेटा वो राइट डायरेक्शन में है 5 न्यूटन। ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो है 5 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ ना, नेट फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, बट ये जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब है कि बी के ऊपर फोर्स लगा 5 न्यूटन राइट डायरेक्शन में, ए के ऊपर फोर्स लगा 5 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। नेट फोर्स इज नॉट जीरो बट ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर बेटा कोई सिंगल ही ऑब्जेक्ट है, ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, तो भाई एक लौता एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ना आप एक साइड से 5 न्यूटन लगा रहे हो, दूसरी साइड से दूसरा 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो बेटा क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट में ना फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहे हैं ना, इस वो बैलेंस है, बैलेंस है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कि भाई नेट फोर्स जीरो क्यों है, कि भाई इस साइड भी 5 न्यूटन है, इस साइड भी 5 न्यूटन है, वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। देखो एक और एग्जांपल है जो इम्पोर्टेंट है। सो या देयर इज एन एग्जांपल हियर एज वेल। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है रियल लाइफ एग्जांपल्स या कुछ डिमोन्स्ट्रेशन से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, एक बलून लेते हैं, एक स्ट्रो लेते हैं जिससे हम पानी पीते हैं या फिर जूस वगैरह पीते हैं कुछ लोग, एंड दो स्टैंड लेते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों स्टैंड के बीच में ना एक धागे को बांध देते हैं और स्ट्रो को उसके आर पार कर देते हैं। ठीक है, और बलून को फुला के ना इस स्ट्रो के ऊपर चिपका देते हैं और बलून को ना थ्रेड से टाई कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, बलून को जो बेटा थ्रेड है उसको खोल देते हैं, उसको लूज कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, बलून में हवा भरी है, थ्रेड खोलोगे हवा इस दिशा में मूव करना स्टार्ट करेगी, तो हवा इस दिशा में मूव करेगी लेफ्ट साइड, तो उसके रिजल्टिंग एक फोर्स लगेगा बलून के ऊपर जो इसको राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये आप रियल लाइफ में करके ही देखोगे ना, जैसे आप बलून फुला कर आप छोड़ देते हो तो बेटा क्या होता है, हवा उसके एक एंड से आती है, बलून दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या होगा, द स्ट्रेस्ड बलून पुशेस द एयर आउट। ठीक है, द एस्केपिंग एयर पुशेस द बलून मटेरियल। देखो क्या होगा, जो बलून पूरा स्ट्रेच हो रखा है, पूरा फूल रखा है ना बेटा, तो उसके अंदर क्या होगा, एयर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा। तो उस एयर प्रेशर ना वो बलून गैस को बाहर की तरफ पुश करेगा बहुत तेज फोर्स से, और क्या होगी, उसी फोर्स का जो रिएक्टिव फोर्स होगा, अब जो एयर जो पुश हो रही है ना, जो बैक एंड ऑफ द बलून है वो बलून को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। ठीक है, so moving the balloon in the opposite direction of the air, this is important।
एग्जाम्पल हमें क्या बताता है कि जो आपका बलून है वो उल्टी दिशा में मूव करेगा जिस दिशा में हवा एस्केप कर रही है उसके। सेम रॉकेट का भी एग्जांपल हम लेते हैं। जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं बेटा स्पेस में, ठीक है, स्पेस मिशन के लिए हमारा जो इसरो के रॉकेट हम अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ईंधन जल रहा होता है, गैसेस बहुत रैपिडली एस्केप कर रही होती है नोजल से, ठीक है। सो रॉकेट इंजन एक्सपेलिंग द गैस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट बेटा रॉकेट तो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गैस नीचे की तरफ निकल रही है बहुत तेजी से। तो क्या होगा बेटा, जो गैस जितनी फोर्स से निकल रही है, एक्सपेल आउट हो रही है ना, उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे लगेगा रॉकेट की बॉडी पे, और वो रॉकेट को अपवर्ड पुश करेगा, ठीक है। द एग्जॉस्ट गैसेस pushes द रॉकेट अपवर्ड्स, ठीक है ना। The force on the rocket that is upward is larger than its weight. So the net force is upward and the rocket lifts off. तो इस केस में क्या बेटा, एक डाउनवर्ड फोर्स है जो लग रहा है रॉकेट के ऊपर, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर मान लो ये आपका मान लो 1000 न्यूटन लग रहा है, अगर आपका रॉकेट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अगर मान लो वो 1500 न्यूटन है, तो बेटा नेट फोर्स 500 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो रॉकेट को अपवर्ड दिशा में मूव कर देगा। इस केस में जो रॉकेट वाला केस है बेटा, देखो एक पर्टिकुलर फोर्स से गैसेस बाहर आ रही हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स गैसेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है, रॉकेट के ऊपर। तो भाई अगर मान लो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट को डाउनवर्ड खींचता है, और जो एयर थ्रस्ट है, जो एग्जॉस्ट थ्रस्ट है बेटा, वो इसको अपवर्ड पुश करता है। बट क्या केस होता है, अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा ना ग्रेविटेशन फोर्स से, तभी रॉकेट आपका उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा, नहीं तो धरती अपनी तरफ खींच लेगी भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है धरती। धरती का जो ग्रेविटेशन पुल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वही चीज़ है कि द फोर्स ऑन द रॉकेट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इफ इट इज लार्जर देन इट्स वेट, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। सो द नेट फोर्स इज एन अपवर्ड एंड द रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ। लिफ्ट्स ऑफ मतलब होता है रॉकेट उड़ गया है, रॉकेट उड़ जाएगा। In space, firing an engine in the direction of motion slows the rockets down. Okay, and this is how the Vikram, जो विक्रम 3 लैंडर था बेटा हमारा चंद्रयान 3 का, उसको स्लोली स्लोली करके सॉफ्ट लैंडिंग करी थी हमने, जो मून का साउथ पोल था उस पर। कहने का क्या मतलब है, ये इंसान क्या कहना चाहता है कि अब मान लो स्पेस में पहुंच गए, स्पेस में तो वो है ना कि स्पेस में तो कुछ है ही नहीं, स्पेस एम्प्टी है। तो आपका रॉकेट इस दिशा में मूव कर रहा है फॉरवर्ड बहुत तेज से, मान लो कि 500 न्यूटन से मूव कर रहा है। अभी आपको इसको स्लो डाउन करना है, तब क्या करोगे, आप यहाँ पे बूस्टर्स लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो क्या करोगे आप ना, इनको फायर कर दोगे, इनको जला दोगे, तो अब क्या होगा, ये गैस इस साइड निकलेंगी, ठीक है। मान लो 200 न्यूटन की, उसी 200 न्यूटन का फोर्स आपके बूस्टर्स पे लगेगा, आपके कंट्रोल बूस्टर्स पे लगेगा, ठीक है। गैसेस तो भाई अपना निकल गई, ठीक है। तो आपका जो 200 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है बेटा, और जो 500 रॉकेट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो उसको स्लो डाउन कर देगा, वो उसको 300 न्यूटन फोर्स ही एक्सपीरियंस करने देगा। देखो वही सीधी सी बात है, रॉकेट आपका मूव कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से, जब हम ब्रेक लगाते हैं हम क्या करते हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, राइट। गाड़ी अगर फॉरवर्ड मूव कर रही है, रॉकेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, उसको स्लो डाउन कर देगा, बिकॉज नेट फोर्स इज रिड्यूसिंग ना, बिकॉज नेट फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है, राइट। और ऐसा स्पेस में आप ब्रेक तो लगा नहीं सकते, तब क्या यूज़ करोगे, दूसरे छोटे छोटे रॉकेट्स का यूज़ करोगे जो बैकवर्ड फोर्स लगाए, ठीक है। तो मान लो कि भाई ये आपका रॉकेट है बड़ा सा, ये अपना मूव कर रहा है स्पेस के अंदर इस दिशा में, ठीक है। अगर मान लो अपने रॉकेट इसके साथ में छोटी सी रॉकेट यहाँ लगाई हुई भाई, अगर ये भी इसी दिशा में फायर करेगी तो भाई स्पीड तो बढ़ जाएगी ना रॉकेट की, हमें वो नहीं चाहिए, हमें रॉकेट की स्पीड रिड्यूस करनी है। तो जो हमारा बूस्टर रॉकेट्स होते हैं या कंट्रोल रॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम ना ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर करते हैं, ठीक है, ताकि एक बैकवर्ड पुल वाला फोर्स लगे ऐसा, एंड जो नेट फोर्स है बेटा वो रिड्यूस हो जाए। और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके ना हम लैंडर्स करते हैं, लैंडिंग करते हैं बाकी प्लैनेट्स पे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। वही न्यूटन का थर्ड लॉ है, और कुछ नहीं, लाइक बेसिक न्यूटन्स थर्ड लॉ इट इज़। जो हमने साउथ पोल था हमारे मून का, जो चंद्रयान में हमने विक्रम 3 लैंडर हमने लैंड किया था सरफेस पे, वो भी इसी फिनोमेना का यूज़ करके हमने किया था, ठीक है। मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, डोंट वरी, आई विल अटैच द क्लिप्स विद दिस क्लास, ठीक। एंड दिस वाज द पार्ट 8
पार्ट 9 में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे थ्योरी पार्ट, और पार्ट 10 में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे।